18वीं सदी का भारत या आधुनिक भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय है। यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से हर साल प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम आधुनिक भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो प्रति वर्ष यहाँ से पीटी में 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और मुख्य परीक्षा में लगभग 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी ये 3 भी हो जाता है, तो ये घटते बढ़ते रहता है। अगर यहाँ 3 करेगा तो एंशियंट मेडिवल कल्चर से एक क्वेश्चन बढ़ा देता है, लेकिन हम लोग जनरली मानकर चलते हैं कि यहाँ से लगभग 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मॉडर्न इंडिया इंपॉर्टेंट है और उसी आधुनिक भारत से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है 18वीं सदी का भारत। इस टॉपिक पे आने से पहले हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि आखिर इसमें क्या-क्या पढ़ते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि हमें क्या पढ़ना है, तो फिर वो टॉपिक आसान हो जाता है। तो इसी संदर्भ में हम देखें कि सबसे पहले इस टॉपिक पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे, वो ये होगा कि इस समय का राजनीतिक परिदृश्य क्या था? राजनीतिक परिदृश्य क्या था यहाँ पे राजनीतिक स्थिति? विखंडित अवस्था है या केंद्रीकृत अवस्था है? किस प्रकार के है? इनका सब हम डिटेल यहाँ पे चर्चा करेंगे। दूसरा जो अपना सब टॉपिक इसमें बनेगा वो है इस समय का सामाजिक स्थिति। समाज कैसा था? हिंदू समाज कैसा था? मुस्लिम समाज कैसा था? ओवरऑल 18वीं सदी का समाज किस प्रकार का था? इनकी चर्चा करेंगे। फिर इस समय का सांस्कृतिक स्थिति, फिर आर्थिक स्थिति, और फिर इस समय हम देखेंगे कि इस 18वीं सदी के भारत पर विमर्श यानी डिबेट विमर्श, 18वीं सदी के भारत पर विमर्श। इतने सारे सब टॉपिक बनेंगे तब जाकर अपना यह 18वीं सदी का भारत कंप्लीट। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, जिस राजनीतिक परिदृश्य में हम लोग क्या-क्या पढ़ सकते हैं। तो राजनीतिक परिदृश्य की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस समय जो केंद्रीयकृत मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय शक्तियों का उदय भी हो रहा था और इन्हीं सब का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने इन्हीं सब का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। तो इतनी सारी बातें हम लोग राजनीतिक परिदृश्य में चर्चा करेंगे कि इस समय मुगल साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हो रहा था। दूसरा हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि क्षेत्रीय शक्तियों का उदय किस प्रकार से हो रहा था, इस उदय के पीछे कारण क्या थे, कौन कौन सी वो शक्तियां थी, उदय के पीछे कारण क्या थे और फिर इसका फाइनली परिणाम क्या निकला। और उसी के परिणाम के रूप में एक बड़ा बहुत खतरनाक परिणाम अपने भारत के लिए हुआ और वो हुआ अंग्रेजों ने जिस ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी वो हमें अंततः गुलामी की ओर धकेल दिया। क्लियर है। सामाजिक स्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ भी हम लोग दो चीजों की विशेषकर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि सामाजिक स्थिति में हिंदू समाज और मुस्लिम समाज की स्थिति क्या थी, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक स्थिति के बारे में बात करूं तो केंद्रीय संस्कृति और क्षेत्रीय संस्कृति बताऊंगा, ये सब डिटेल करूंगा क्या होता है। क्षेत्रीय संस्कृति की बात करेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करूं तो आर्थिक स्थिति में अगर हम लोग देखें डिटेल तो यहाँ पे देखेंगे कि सामान्यतः अच्छी स्थिति है और अच्छी स्थिति है तो कैसे, यानी व्यापार वाणिज्य कैसा था, इस समय का व्यापार वाणिज्य कैसा था, इस समय कृषि की स्थिति कैसी थी, इस समय शिल्प उद्योग की स्थिति कैसी थी। आ रही है बात समझ में, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और 18वीं सदी के भारत पर जब हम विमर्श की बात करते हैं तो इस विमर्श में हम लोग ये देखेंगे कि दो प्रकार के यहाँ पे दृष्टिकोण है।
यहाँ पे 2 प्रकार के दृष्टिकोणों की चर्चा करेंगे। एक जिसे हम लोग कहते हैं साम्राज्यवादी या इसी को उपनिवेशवादी दृष्टिकोण, उपनिवेशवादी दृष्टिकोण, और दूसरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण यानी एकदम आपके दिमाग में ये क्लियर बैठ जाना चाहिए कि 2 दृष्टिकोणों पे हम लोगों को चर्चा करना है और फिर फाइनली हमें क्या एक्सेप्ट करना है वो भी हम आपको कंक्लूजन में बताएंगे। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, उपनिवेशवादी दृष्टिकोण यानी इन लोगों का ये मानना था कि 18वीं सदी का ये जो भारत था ये अंधकार की सदी थी, जबकि वही राष्ट्रवादी दृष्टिकोण ये मानता है कि ना बिल्कुल नहीं, ये अंधकार की सदी बिल्कुल नहीं थी। दोनों का क्या मत है, किस प्रकार से अपने अपने लोग तर्क देते हैं और फिर निष्कर्ष में हम लोगों को क्या एक्सेप्ट करना चाहिए उन पे हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? यानी एक बात हम अब तक हमने आपको सिर्फ ये बताया कि 18वीं सदी की भारत की जब हम चर्चा करेंगे तो आखिर इसमें हम लोग क्या-क्या चर्चा करेंगे, है ना? यानी उस समय की राजनीतिक परिदृश्य, राजनीतिक स्थितियाँ कैसी थी? उस समय समाज कैसा? उस समय की संस्कृति किस प्रकार? उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी? और फिर 18वीं सदी के भारत पर एक विमर्श यानी एक डिबेट है कि आखिर फाइनली ये सदी है कैसी? क्लियर है? इतनी सब चर्चाएँ अगर हम करेंगे तब जाकर ये अपना टॉपिक कंप्लीट होगा। अब हम लोग एक-एक करके इस पर आते हैं। और इनमें सबसे पहला हम लोग यहाँ पे देखें 18वीं सदी का भारत में राजनीतिक परिदृश्य क्या रहा। राजनीतिक परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य, और इस राजनीतिक परिदृश्य में एक ही अभी हम सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें कि मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य का पतन, मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ, बेसिकली इसमें हम लोग को बेसिकली कारण ही देखना है ना? यानी अब थोड़ा-सा, हालाँकि मॉडर्न इंडिया है लेकिन ट्रांजिशन फेज वाला टॉपिक माना जाता है ये, क्योंकि मध्यकाल जहाँ समाप्त हो रहा है वहीं आधुनिक काल की शुरुआत हो रही है। आ रही बात समझ में? इस ये सदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा सदी है जहाँ पे एक विशाल साम्राज्य का विघटन शुरू हो रहा है, वहीं एक दूसरी तरफ एक साम्राज्य का उदय शुरू हो रहा है। कौन से साम्राज्य? कौन से साम्राज्य का विघटन हो रहा था? तो मुगल साम्राज्य का। किस साम्राज्य का उदय हो रहा था? कौन सा साम्राज्य यहाँ पे मजबूत हो रहा था? तो ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य का उदय हो रहा था। तो इन 2 साम्राज्य को, एक साम्राज्य के पतन का काल है तो वहीं दूसरे साम्राज्य के उदय का काल। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग देखें कि मुगल साम्राज्य का पतन, और ये पतन तो हुआ तो आखिर क्यों हुआ? इसके पीछे बेसिकली कारण क्या थे? क्यों हो गया मुगल साम्राज्य का पतन? मध्यकाल में आप सब लोग पढ़े होंगे और आप लोग अपने से पढ़े होंगे या कोई पढ़ाया होगा, आप लोगों को मालूम होगा कि 1526 में ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर ने एक साम्राज्य की स्थापना की भारत में, जिसे हम मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। इस साम्राज्य के शान और शौकत तक पहुंचाने वाला एक शासक हुआ जिसका नाम था अकबर, जो 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इस साम्राज्य को बहुत मजबूती प्रदान की। बहुत बेहतरीन तरीके से इस साम्राज्य को स्थापित करता है। अकबर से लेकर जहांगीर, जहांगीर से लेकर शाहजहां तक साम्राज्य ठीक-ठीक चलता रहा, और उसके बाद में एक शासक और आता है जिसका नाम होता है औरंगजेब। यद्यपि औरंगजेब के समय में मुगलिया हुकूमत अपने सबसे सबसे बड़े दौर में, यानी मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक चरमोत्कर्ष अगर पूछा जाए राजनीतिक रूप से, सर्वाधिक विस्तार अगर पूछा जाए तो आपका जवाब होता है औरंगजेब। जिस औरंगजेब ने मुगलिया हुकूमत को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आखिर इसी के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के पतन क्यों होने लगे, और इसके मरते ही मुगलिया हुकूमत ताश के पत्तों की तरफ बिखर गई। तो आखिर क्या कारण थे? आ रही है बात समझ में? जब तक ये कारण हम नहीं समझेंगे तब तक क्षेत्रीय राज्यों के उदय कैसे समझ पाएंगे, और जब तक ये दोनों नहीं समझेंगे तब ब्रिटिश साम्राज्य का उदय कैसे समझेंगे? आ रही है बात समझ में? यानी ये सब कुछ एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है, एक दूसरे से संबंधित हैं। आ रही बात समझ में? तो इसलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मुगल साम्राज्य का पतन का कारण क्या था। अगर हम कारणों की बात करें तो इसमें सबसे पहला कारण हम लोग देखें औरंगजेब की भूमिका। औरंगजेब की भूमिका इस मुगलिया साम्राज्य के पतन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आ रही है बात समझ में? हालांकि औरंगजेब कभी जानबूझकर तो ऐसा वो नहीं सोचा होगा कि मेरे कारण से मुगलिया हुकूमत खत्म हो जाए, लेकिन नहीं होता है कि कई बार हम कहते कुछ और हो कुछ और जाता है। और अत्यधिक जो लालसा इसके अंदर थी, जो महत्वाकांक्षा थी, वही इसको बेसिकली पतन की ओर लेकर चला गया। तो औरंगजेब की भूमिका में इसकी कुछ नीतियां हैं जो बहुत ही जिम्मेदार रही। औरंगजेब की कुछ नीतियां जैसे राजपूत नीति, जैसे राजपूत नीति। अब आप जानते हैं कि अकबर ने भी राजपूत नीति, सबसे पहली बार मुगल हुकूमत में अगर देखा जाए कि राजपूत नीति का इंट्रोडक्शन या राजपूत नीति का प्रवेश किसने किया, तो आपका जवाब अकबर होता है।
अकबर ने राजपूत नीति का पालन किया, लेकिन उसका राजपूत नीति का पालन करने के उद्देश्य क्या था? मुगलिया हुकूमत को मजबूत करना। ये पहला ऐसा मुगल शासक था जिसने राजपूतों की महत्व को समझा और ये जाना कि ये एक ऐसा कौम है जो सर कटा सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता, और जो सर झुका नहीं सकता, जिसे मरने से कोई भय ना हो, उसके साथ तलवार के बल पे काम नहीं किया जाता, बल्कि उसके साथ मिलकर हुकूमत चलाई जाती है। और इसी सोच से अकबर ने एक पॉलिसी लेकर आया था जिसका नाम था राजपूत नीति। आ रही बात समझ में? और इस राजपूत नीति के माध्यम से उस समय के महान महान राजपूत योद्धाओं को अपने पक्ष में मिलाया और उनके आने के कारण मुगलिया हुकूमत मजबूत हुई। लेकिन इस पॉलिसी को औरंगजेब नहीं समझ पाता और उसने पूरी तरह से इस पॉलिसी को पलट दिया। उसने राजपूतों को इग्नोर किया और राजपूत जैसे योद्धाओं को इग्नोर करना ही मुगल हुकूमत का पतन की शुरुआत थी। और ये बात समझ में, यानी ये बढ़िया से नहीं मैनेज कर पाए। हालांकि इसके पीछे कई सारे कारण हैं जो मध्यकाल में आप लोग पढ़ते हैं कि असल में औरंगजेब दक्षिण में विस्तार चाहता था, मराठा क्षेत्रों पर हुकूमत चाहता था। अब दक्षिण भारत में विस्तार करेगा तो वहां के लोगों को प्रशासन में तो शामिल करना ही होगा। और अब तक इससे पहले जो मुगल प्रशासन में जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए थे वो कौन थे? तो राजपूत लोग थे। अब जब तक इनको कम नहीं करेगा तब तक गैर राजपूतों को कैसे प्रशासन में शामिल कर सकता था? अरे ये बात समझ में। तो राजपूत नीति को मानने वाले लोग इस पे तर्क वितर्क कई तरह की बातें करते हैं, है। लेकिन एक बात मानना है कि यहाँ पे औरंगजेब ने जो भूमिका निभाई मुगलिया हुकूमत के पतन में, उसमें एक इसका नीति जिम्मेदार था और वो था राजपूत नीति। आ रही है बात समझ में? दूसरा क्या? इसकी धार्मिक नीति। इसकी धार्मिक नीति इसकी कैसी है? तो कट्टर है, कट्टर धार्मिक नीति। जैसे क्या किया इसने? जजिया, याद होगा आपको, इसने जजिया कर लागू किया, जबकि वही अकबर था जिसने जजिया कर को समाप्त कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने आकर यहाँ पे जजिया कर को लागू किया। अब इस जजिया कर को लागू करने के कारण धार्मिक असंतोष की भावनाएं उभर पड़ी, और ये किन में उभर पड़ी? याद रखना, राजपूतों में, बुंदेलों में, जाटों में, मराठों में, सिखों में, सब में ये भावनाएं उभरी और इस कारण से इन लोगों का, इन वर्गों का सहयोग नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए कहा जाता है कि औरंगजेब की धार्मिक नीति ने भी मुगलिया हुकूमत के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्लियर बात। और तीसरा अगर हम देखें तो आप कह सकते हैं दक्षिण नीति। दक्षिण नीति यानी दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार को लेकर ये इतना ज्यादा पागल हो गया कि ये बहुत नहीं समझता, खूब अभियान करता है। युवराज के रूप में भी ज्यादा समय तक उधर ही रहा, शासक बनने के बाद में भी अपनी राजधानी में बहुत कम रहा है, मैक्सिमम टाइम ये दक्षिण भारत में ही बिता रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि मराठों पे कंट्रोल हो सके, दक्षिण भारत पर इसका नियंत्रण हो सके। अब इस पागलपन ने किया क्या कि इसके जितने संसाधन थे वो पहले की अपेक्षा कम होने लगे, सैनिकों की अच्छी खासी संख्या नष्ट हुई, धन दौलत बड़ी मात्रा में बर्बाद हुए, यानी कुल मिला जुलाकर मुगलिया हुकूमत पर आर्थिक बोझ बढ़ा और इस कारण से भी मुगलिया हुकूमत पतन की ओर अग्रसर। आ रही है बात समझ में? तो हम लोग ने क्या देखा? एक कारण देखा कि औरंगजेब की भूमिका, तो किस प्रकार से औरंगजेब ने अपने ही हुकूमत को पतन की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। आई बात समझ में? दूसरा, यहाँ पे अगर हम कारण देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कमजोर उत्तराधिकारी, कमजोर उत्तराधिकारी, या इसी को हम लिख सकते हैं अयोग्य, अयोग्य उत्तराधिकारी या कमजोर उत्तराधिकारी। आप जानते हैं किसी भी हुकूमत को पतन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। बाबर से लेकर औरंगजेब तक ये स्ट्रॉन्ग मुगल कहे जाते हैं और औरंगजेब के मरने के बाद में जितने मुगल आते हैं उनको उत्तर मुगल, कमजोर मुगल, निकम्मे मुगल के रूप में देखा जाता है। और क्यों कहा कि कमजोर उत्तराधिकारी, अयोग्य थे? बादशाह तो बन गए थे लेकिन बादशाहत की कला नहीं है। ऐसे क्या किया? तो देखिएगा बहुत सारे नाम आप लोगों को मिले होंगे, आप लोग सुने भी होंगे। जैसे औरंगजेब के मरते ही जो पहला बादशाह आता है उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम, याद होगा आपको? बहादुर शाह, बहादुर शाह प्रथम। जानते हो इसके बारे में क्या कहा जाता है? ये एक ऐसा बादशाह है कि कैसे प्रशासन चल रहा है इसको कुछ पता ही नहीं चल रहा और ना ये कुछ उसको सोचता समझता है, ना विचार करता है कैसे हुकूमत चलानी है, कैसे मुगलिया हुकूमत को आगे बढ़ाना है। ये सब कोई दृष्टिकोण इसके पास नहीं था और इसी कारण बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है शाह बेखबर। शाह ए बेखबर यानी एक ऐसा शाह, एक ऐसा स्वामी, एक ऐसा मालिक, एक ऐसा बादशाह जो अपने ही प्रशासन से बेखबर है। तो ऐसा उदासीन रवैया वाला शासक हुकूमत को कैसे चला सकता है? समझ में आ रही है? इसके बाद में आप देखिएगा एक और शासक आता है जिसका नाम होता है जहांदार शाह। जहांदार शाह इतना मूर्ख था कि इसको लंपट मूर्ख कहा गया।
जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। तो एक और शासक आता है जिसका नाम होता है फर्रुखसियर, और ये जो फर्रुखसियर था इसे घृणित कायर कहा जाता है, बहुत कायर आदमी था, डरपोक। एक और शासक है जिसका नाम है मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह को तो रंगीला कहा, मोहम्मद शाह रंगीला। उदासीन प्रशासन के प्रति एकदम उदासीन है, और दिन रात मदिरा और सुंदरी में लिप्त रहता। अब बताइए, ऐसे शासक जो मदिरा में मग्न है, सुंदरी के नाच में मग्न है, वो क्या हुकूमत चलाए? इन्हीं सब कारणों से इसे कहा गया कि ये तो रंगीला है, मोहम्मद शाह रंगीला। अब बताओ, एक शाह बेखबर है, दूसरा लंपट मूर्ख है, घृणित कायर है, रंगीला है, ऐसे बादशाहों के हाथ में बादशाहत आई तो बादशाहत का तो अर्थ ही निकलना ही था। आ रही है बात समझ में? तो अयोग्य जो यहाँ पे उत्तराधिकारी थे, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए मुगलिया हुकूमत को पतन की ओर ले जाने। आई बात समझ में? दूसरी बात, जब ये निकम्मे लोगों का आगमन होगा, अयोग्य उत्तराधिकारी होंगे, पॉलिसीज की सूझबूझ नहीं होगी, तो बताइए दरबार में गुटबंदी बनेगा कि नहीं? तो यही समय था जब दरबार में गुटबंदी हुई, यानी दरबारी गुटबंदी की शुरुआत। दरबारी गुटबंदी, और दरबारी गुटबंदी में आप लोग पढ़े भी होंगे कि कई सारे गुट बने थे। जैसे एक नाम है ईरानी गुट, जैसे दूसरा नाम है तुरानी गुट, जैसे तीसरा नाम है अफगानी गुट, जैसे तीसरा नाम है अफगानी गुट, और चौथा नाम है हिंदुस्तानी गुट। 4 गुट इस समय यहां पे बड़ा ही प्रबल रूप से सामने आए, और ये हर गुट प्रयास करेगा कि मेरी हुकुम, मेरा वर्चस्व दरबार में ज्यादा है। इसलिए ये लोग हमेशा प्रयास करेंगे कि इनके ईरानी चाहेगा कि मेरा समर्थक राजा ही राजा बने, मेरा समर्थक ही राजकुमार यहाँ का बादशाह बने। और अगर ईरानी के समर्थक कोई राजकुमार यहाँ पे बादशाह बन गया तो ये क्या चाहेगा कि इनसे से ज्यादा सुख सुविधा प्राप्त करे, इनका दमन करे। तो एक तो जैसे ही दरबारी गुटबंदी, और जिस गुटबंदी का वर्चस्व स्थापित होगा तो ये प्रयास करेगा कि दूसरे गुटबंदी को क्या किया जाए, खत्म कर दिया जाए। इसलिए ये दरबारी गुटबंदी ने क्या किया, आपस में टकराहट पैदा किया, आपस में टकराहट पैदा किया, यानी आपस में ही ये लोग क्या हुए, आपस में टकराने लगे, और इसके कारण भी मुगलिया हुकूमत का पतन हुआ। अरे ये बात समझ में? अब इन सारी परिस्थितियों का विदेशी बताइए फायदा उठाएंगे कि नहीं? इन सारी परिस्थितियों का विदेशी फायदा उठाएंगे कि नहीं? उठाएंगे ना। तो इसी संदर्भ में आप देखिएगा कि बाहरी आक्रमण हो जाएगा, और बाहरी आक्रमण में आपको पता है कि जैसे एक का नाम है नादिर शाह, और दूसरे का नाम है अहमद शाह, अब्दाली का आक्रमण हो जाएगा। और इन आक्रमणों ने तो बेसिकली मुगलिया हुकूमत के सैन्य ताकत की धज्जियां उड़ा दी। एक तरह से मुगलिया हुकूमत की ताकत, राजनीतिक ताकत, सैन्य ताकत की पोल खोल के रख दिया। पता चल गया कि ये मुगल बादशाह सिर्फ नाम के लिए रह गए हैं, अदरवाइज इनके पास में कोई अब ताकत पहले वाली नहीं रही। तो लगातार विदेशी आक्रमण का सामना यहाँ पे करना पड़ा। अहमद शाह अब्दाली तो कई बार भारत पे आक्रमण किया है। नादिर शाह के बारे में आपको पता ही है, इतना कमजोर शासक इस समय मोहम्मद शाह रंगीला का ही शासन है। जब नादिर शाह का आक्रमण होता है, और सिर्फ आक्रमण ही नहीं किया बल्कि तख्त ताउस भी उठा ले गया, कोहिनूर हीरा भी उठा ले गया, जबरदस्त भारत की लूट की उसने, खूब कत्लेआम मचाया भारत में, यानी एकदम भारत को रौंद कर रख दिया था नादिर शाह ने। अरे बात समझ में? तो अब बताइए, ये सब तो होगा ही, इसने भी क्या किया, अब इसके कारण केंद्रीय हुकूमत की पोल खुल कर रह गई, और धीरे धीरे अब जो प्रांतीय शक्तियां थी, जो इनके कुछ दरबारी लोग भी थे, उन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र करने लगे, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्षेत्रीय राज्यों का उदय भी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो कुछ और इंपॉर्टेंट कारण हम यहाँ पे देखें। एक कारण ये भी हम लोग देखते हैं कि इस समय और क्या हुआ कारणों में। तो यहाँ पे देखें संस्थागत संकट। संस्थागत संकट मतलब जैसे प्रशासन में कमियां आई, है ना। जैसे आप जानते हैं कि मुगलों के समय में एक बड़ी बेहतरीन व्यवस्था थी जिसने मुगलिया हुकूमत को बहुत मजबूत किया था, और वो व्यवस्था थी मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी मनसबदारी व्यवस्था, इसने कैसे भूमिका निभाई? यही वो मनसबदारी व्यवस्था है जिसके कारण, आपको याद होगा ना, इसी मनसबदारी व्यवस्था के कारण मुगलिया हुकूमत मजबूत हुई थी।
अकबर ने इस व्यवस्था को लागू किया था और उसने एक ब्यूरोक्रेसी वाली ये व्यवस्था है। आप इसको डिटेल जब अकबर पढ़ते हैं तो वहां पे मनसबदारी व्यवस्था पढ़ाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि मनसबदारी व्यवस्था जब अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था तो इसका आधार क्या था उस समय? योग्यता। योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर, क्लियर है? किसके समय? अकबर के समय। जब तक ये योग्यता के आधार पर रहा तब तक तो बढ़िया काम किया, लेकिन आप जानते हैं कि बाद में उत्तर मुगल शासकों ने यहाँ पे योग्यता को त्याग चापलूसी कर दिया। अब यह जो पद मनसबदारी का जो पद दिया जाने लगा वो किस आधार पर? चापलूसी के आधार पर। अब जब पद ये चापलूसी के आधार पर दिया जाएगा तो जरा बताइए इससे क्या मुगलिया हुकूमत का पतन होगा कि नहीं? यानी आप में योग्यता हो या ना हो, जितना बढ़िया राजा के जय जयकार कर रहे हैं, जितना बढ़िया बादशाह जिंदाबाद, पूरे संसार में आप ही महान और कुछ भी महान नहीं, बेकार पड़े हुए, कोई दो कोरी की औकात नहीं है ना। और जिन अधिकारियों ने खूब जय जयकार किया उनको खूब पद मिले। तो मनसबदारी व्यवस्था का अंत तो होना ही था, बर्बाद तो होना ही था। तो कहा जाता है यही मनसबदारी व्यवस्था मुगलों को मजबूत भी किया और बाद में यही मनसबदारी व्यवस्था मुगलों के पतन की ओर भी नहीं। दूसरा जरा देखिए, जब ये सारी व्यवस्थाएं इस तरह से बर्बाद होंगी इस समय, तो एक बात और देखिए, अब जरा बताइए कि जो अमीर वर्ग होगा, जो अमीर वर्ग होगा यानी ब्यूरोक्रेट, ये सब कैसे हो जाएंगे? फिजूल खर्ची वाले हो जाएंगे। फिजूल खर्ची और विलासिता और विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे, विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे। अमीर वर्ग जो था इस समय फिजूल खर्ची और विलासितापूर्ण जीवन जीने लगा। अब इसके कारण भी राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हुई और हम देखते हैं कि फाइनली मुगल साम्राज्य का अंत होता है। एक और कारण आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अगर कारणों की बात करें तो कृषि संकट। कृषि संकट के संदर्भ में अगर जैसे हम बात करें इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों की, तो उन लोगों ने उन्होंने ये कहा कि इस समय कृषि संकट की स्थिति हुई। कैसे? अकबर के समय में जहां ये यानी अकबर के समय जहां ये 1/3 भू राजस्व की दर होता था, औरंगजेब ने औरंगजेब ने इसे 2/3 भू राजस्व में बदल दिया, यानी अत्यधिक करारोपण हो गया। भू राजस्व की दर औरंगजेब के समय तक आते आते बहुत ज्यादा हो, जिसके कारण किसानों में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हुई और फाइनली किसानों का विद्रोह औरंगजेब के खिलाफ शुरू हो गया। और उसके बाद में तो आप जानते हैं कि लगातार विद्रोह की प्रक्रिया बनी रही। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि 18वीं सदी का राजनीतिक परिदृश्य क्या रहा, तो सबसे पहला पॉइंट आप डिस्कस कीजिएगा कि मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। पतन का काल था, और पतन का काल था तो क्यों पतन हुआ? तो ये सारी रीतियां, ये सारे कारक जिम्मेदार थे। आई बात समझ में? क्लियर है? अब देखिए अगला यहाँ पे मुगल साम्राज्य का पतन। पतन हुआ, पतन से क्या हुआ? क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, यानी नए नए अनेकों राज्य अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। इनमें से अगर हम देखें जो नए नए राज्य इस समय आए थे, उनके अगर हम देखा जाए ठीक से उसके अगर चरित्र को देखें तो हमें मोटे तौर पर 3 प्रकार के राज्य दिखाई देते हैं। और इस समय एक जो विद्रोही राज्य, विद्रोही राज्य, दूसरा हम देखते हैं अर्ध स्वतंत्र राज्य, और तीसरा हम देखते हैं स्थानीय स्थानीय राज्य। विद्रोही राज्य वह राज्य थे जो मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर अपनी स्थिति को मजबूत किया। और ये बात समझ में, मुगलों का अन्याय अत्याचार जो खास करके बाद में बढ़ा, उससे बहुत सारे लोग असंतुष्ट हुए और उन लोगों ने अपनी हुकूमत स्थापित की। क्लियर बात? जैसे मराठा, जैसे मैसूर, जैसे जाट, जैसे सिख। यह वो राज्य थे जो मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर अपने राज्य की स्थापना की। ठीक है? अर्ध स्वतंत्र राज्य वह राज्य है जो जिसकी स्थापना
मुगल दरबार में रहने वाले दरबारी ब्यूरोक्रेट्स, कोई ना कोई सूबेदार, इन्हीं लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब अर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र तो घोषित किया, लेकिन अभी भी मुगलिया हुकूमत के प्रति अपनी मतलब लॉयल्टी जारी रखे। क्लियर है? मुगल बादशाह को पैसा दिए, उनके बदले में उनको प्रमाण पत्र प्राप्त होता है और इस प्रकार से हुकूमत की। इसलिए स्वतंत्र तो हुए लेकिन अर्ध स्वतंत्र रहे, यानी मुगलों से कंप्लीटली कभी अलग नहीं रहे। क्लियर है? इन लोगों ने यह तय किया, जैसे ये एक समझौता भी हो जाता है कि आप अपना स्वतंत्र रूप से अपना शासन करते रहें और जब भी कभी मुगलिया हुकूमत को जरूरत पड़ेगी तो आप सैन्य सहायता देंगे। क्लियर है? इन्हीं सब कारणों से इन्हें अर्ध स्वतंत्र राज्य कहा जाता है। और इनमें जो इंपॉर्टेंट राज्य हैं, जैसे अब देखिएगा कि एक राज्य है बंगाल। बंगाल राज्य, अब बंगाल एक सूबा हुआ करता था मुगलों के समय में, और इसी बंगाल का एक जो सूबेदार हुआ करता था जिसका नाम था मुर्शिद कुली खान, उसी ने तो बंगाल की स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो बंगाल राज्य की स्थापना किसने किया? मुर्शिद कुली, मुर्शिद कुली खान। दूसरा आप देखिएगा अवध, अवध राज्य की स्थापना सादत खान, बुरहानुल मुल्क। हैदराबाद राज्य की स्थापना, हैदराबाद राज्य की स्थापना चिनकिलीज खान। चिनकिलीज खान, या इसी को निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क, आसफ जाह भी कहा जाता है, सब उपाधि है। चिनकिलीज खान, इसको निजामुल मुल्क की उपाधि, आसफ जाह की उपाधि इसको दी गई है। तो ये तीन राज्य अर्ध स्वतंत्र राज्य। स्थानीय राज्यों में आमतौर पे हम लोग राजपूत राज्य को रखते हैं, और राजपूत राज्य में जैसे मेवाड़, जैसे मारवाड़, जैसे अजमेर, जैसे आमेर आदि, ये स्थानीय राज्य थे। आ रही है बात समझ में कि ये मुगलों के खंडहर पे बनने वाले राज्य थे। मुगलिया हुकूमत खत्म हो रहा था तो उनके जगह पर क्षेत्रीय शक्तियों ने अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया, है ना। विद्रोही राज्य के रूप में मराठा, मैसूर, जाट, सिख हैं, तो अर्ध स्वतंत्र राज्य के रूप में बंगाल, अवध और हैदराबाद है। स्थानीय राज्यों में राजपूत राज्य को हम लोग रखते हैं, जिन लोगों ने अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ क्यों, है ना। आखिर इन क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के पीछे कारण क्या था? क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के कारण, क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के कारण क्या कारण थे? नंबर 1, केंद्रीय सत्ता का पतन। निश्चित रूप से जब केंद्र मजबूत होगा तो प्रांतीय शक्तियां मजबूत तो होंगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये प्राचीन से लेकर मध्य से लेकर आधुनिक और आधुनिक से लेकर आज भी यही प्रोसेस फॉलो होता है कि जब जब केंद्र की हुकूमत कमजोर होगी तो प्रांत की सरकारें मजबूत तो होगी ही होगी, और जब जब केंद्र की हुकूमत मजबूत होगी तो प्रांतीय सरकारें कमजोर होंगी। क्लियर बात? तो यहां भी देखिए, जब केंद्रीय सत्ता का पतन होगा तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय तो होना ही होना। औरंगजेब तक ऐसा नहीं कि क्षेत्रीय शक्तियां इससे पहले मुगलों के समय में, यानी औरंगजेब से पहले नहीं थी, औरंगजेब के समय में नहीं थी, लेकिन औरंगजेब ने सब पे नकेल कस के नकेल कसा, यानी कोई कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, अब ये जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, इन लोगों ने इसका फायदा उठाया और फायदा उठाया और अपने आप को आजाद करना शुरू कर दिया। क्लियर बात? दूसरा एक और बात यहां पे देखिए, इन क्षेत्रीय शक्तियों की क्षेत्रीयता, क्षेत्रीयता की भावना, यानी इसमें अब केंद्र की भावना नहीं बल्कि क्षेत्रीयता की भावना है। और आप जानते हैं कि जब क्षेत्रीयता की भावना होता है तो क्या होता है, साम्राज्य विखंडन की ओर जाएगा, राष्ट्रवाद का अभाव होगा, राष्ट्रवाद का अभाव है। तो जहां राष्ट्रवाद का अभाव होगा वहां पे क्षेत्रीय शक्तियां निश्चित रूप से मजबूत होंगी। ठीक है। बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण से केंद्रीय हुकूमत कोई मदद नहीं कर पा रहा है, कोई रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो इससे इनसे विश्वास भी हटेगा और तब हर क्षेत्रीय राज्य अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करेगा। और जब मजबूत करने का प्रयास करेगा तो ये क्या करेगा, इस क्रम में क्षेत्रीय विस्तार, क्षेत्रीय विस्तार और आपस में
आपस में टकराव की स्थिति। ठीक है, क्षेत्रीय विस्तार और आपस में टकराव की स्थिति हो। दरबारी गुटबंदी भी क्षेत्रीय शक्तियों के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। ठीक है, परिणाम क्या निकला इनका? परिणाम क्या निकला? तो परिणाम ये निकला क्षेत्रीय शक्तियों के उदय का, ये जो केंद्रीय शक्ति थी, केंद्रीय शक्ति और कमजोर पड़ी। केंद्रीय शक्ति और कमजोर पड़ी। ठीक है, दूसरा, बाहरी आक्रमण की तीव्रता बढ़ी। केंद्रीय संस्कृति का पतन हुआ। केंद्रीय संस्कृति का पतन जैसे स्थापत्य निर्माण लगभग खत्म हो गया। कलाकारों, विद्वानों का संरक्षण समाप्त हो गया केंद्र स्तर पर, यानी कलाकार विद्वान सब बेरोजगार हुए, क्योंकि इन्हें अब पहले की तरह जैसे अकबर के समय में आपको याद होगा तानसेन राग छेड़ा करते थे, अब यहाँ पे कोई तान उन नहीं होगा, तानसेन राग नहीं छेड़ेंगे, है ना। जिस तरह से विद्वानों को संरक्षण दिए थे मुगल हुकूमत में मिला था, उस तरह से अब नहीं मिल पाएगा। तो इसी को कहा जाता है कि केंद्रीय संस्कृति का बेसिकली पतन हो रहा है। कौन? मुगलिया केंद्रीय संस्कृति जो थी उसका पतन, स्थापत्य का निर्माण नहीं, कलाकार विद्वानों को संरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन एक और परिणाम ये निकला कि भले केंद्रीय स्तर पर संस्कृति का पतन है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर संस्कृति का विकास है। क्षेत्रीय स्तर पर संस्कृति का विकास है। जैसे इस समय आप देखिएगा कि स्थापत्य निर्माण हुआ, इस समय स्थापत्य निर्माण दिखाई देता है। कलाकारों विद्वानों आदि को संरक्षण प्राप्त हुआ, और इन सब का मिला जुला रूप एक क्या मिला जानते हैं आपको? इन सब का प्रभाव एक ये हुआ कि इन्हीं सब के कारण सबसे बड़ा परिणाम निकला, और वो निकला ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना एवं विस्तार, और परिणाम स्वरूप भारत गुलामी की ओर अग्रसर हुआ। गुलामी की ओर अग्रसर। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना एवं विस्तार। अब इसके संदर्भ में देखिएगा क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य का पतन, केंद्रीयकृत मुगल साम्राज्य का पतन, और साथ में क्या हो रहा था? क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और उनमें आपसी टकराव। ठीक है, इन सब का अंग्रेजों ने लाभ उठाया तथा भारत में अपनी राजनीतिक प्रभुत्व
स्थापित करने के लिए युद्धों का सहारा लिया, युद्धों का सहारा लिया एवं साम्राज्य विस्तार किया। क्लियर है? साम्राज्य विस्तार किया। कैसे साम्राज्य विस्तार किया? साम्राज्य विस्तार कैसे? युद्धों के माध्यम से। संधि वगैरह भी रहा, लेकिन युद्धों के माध्यम सबसे ज्यादा, है ना? और कई सारे युद्ध किए, जैसे इसमें से आप जानते हैं कि एक युद्ध होता है जिसका हम लोग कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध आपको पता है कि 3 युद्ध किया इन लोगों ने। पहला युद्ध में फ्रांसीसियों की ही विजय हुई। दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध में युद्ध अनिर्णायक रहा। और तीसरे में अंग्रेजी विजय हुई, अंग्रेजी विजय हुई। और अंततः इस युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर अपनी सैन्य श्रेष्ठता स्थापित की। क्लियर है? तो आपको ये पता है ना कि साम्राज्य विस्तार इन लोगों ने किया, और इस साम्राज्य विस्तार के लिए इन लोगों ने युद्धों का खूब सहारा है। और इन्हीं में से एक युद्ध होता है जिसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। और कर्नाटक युद्ध कुल 3 हुए। पहले में यद्यपि फ्रांसीसियों की विजय होती है, अंग्रेज पराजित होते हैं, लेकिन सेकंड वाला युद्ध में फर्स्ट फेज में फ्रांसीसी जीतते हैं, लेकिन सेकंड फेज में अंग्रेजों का बढ़त बढ़ जाता है, यानी एक तरह से अनिर्णायक रहा। लेकिन थर्ड में ये फाइनली अंग्रेजों की विजय होती है और फ्रांसीसी अंततः पराजित होते हैं। अरे बात समझ में? और इस प्रकार से हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी सैन्य श्रेष्ठता को स्थापित कर। अब बारी थी उत्तर की। इसके बाद इन लोगों ने बंगाल विजय किया। बंगाल विजय, यहां पे एक अंग्रेज कमांडर जिसका बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहा, जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे आता है और उसने अपनी सूझबूझ, राजनीतिक सूझबूझ, कूटनीति का सहारा लेते हुए फाइनली बंगाल पर इसने विजय प्राप्त कर लिया। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बुरी तरीके से बैटल ऑफ प्लासी में पराजित होता है और ब्रिटिश हुकूमत की यहाँ से बेसिकली अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन इनका प्रभाव बंगाल पर स्थापित हो जाता है। क्लियर है? तो बंगाल के इन लोगों ने जीत किया। बंगाल के बाद में इन लोगों ने मैसूर को जीता। मैसूर के बाद मराठों को, मराठा साम्राज्य को अपने अधीन किया। मराठों के बाद में सिंध क्षेत्र को जीता और सिंध के बाद में पंजाब पर इन लोगों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। खास करके महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात, क्योंकि जब तक वो जीवित थे तब तक अंग्रेजों की एक ना चली, है ना? अंग्रेज भी बहुत चालाक थे, उनका इंतजार कर रहे थे मरने का, और उनके मृत्यु के पश्चात इन लोगों ने अभियान किया और पंजाब को भी जीत कर अपने हुकूमत में मिला लिया। क्लियर है? और जैसे पंजाब की विजय होती है, इस विजय के पश्चात, यानी इन तमाम विजयों की अगर हम बात करें, तो इन सब को जीतने के बाद में आप जानते हैं अंग्रेजों के पास में अप्रॉक्स 63%, लगभग 63% क्षेत्र पर, 63% क्षेत्र पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया, प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। और लगभग 1/3 क्षेत्र पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण रहा, नियंत्रण हो गया। ये 1/3 क्षेत्र बेसिकली देसी रियासतें, देसी रियासतें। ठीक है? यानी एक बात और देखिए यहाँ पे कि इस प्रकार से 1760-70 का दशक, 1760-70 का दशक अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण था। तो 1760-70 का दशक भारतीयों के लिए
दुर्भाग्यपूर्ण था। दुर्भाग्यपूर्ण था, कैसे? 1757 क्या हुआ था? पलासी का युद्ध। 1759 बेदारा का युद्ध। 1760 पांडीवास का युद्ध। 1761 पानीपत का युद्ध। 1764 बक्सर का युद्ध। पलासी के युद्ध में आपको पता है, अभी मैंने चर्चा किया कि इस पलासी के युद्ध में क्या हुआ था। तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बुरी तरीके से पराजित हुआ था। यद्यपि उसके साथ गद्दारी हुई थी, मीर जाफर जैसे लोगों ने उसके साथ गद्दारी की, जो उसी का प्रधान सेनापति था। अदरवाइज नवाब यहाँ पे पराजित होने वाला नहीं था। पलासी के युद्ध में नवाब को पराजित कर दिया गया और मार दिया गया, और मीर जाफर बंगाल का अगला नवाब बन जाता है ना। तो इसी पलासी के बाद अंग्रेज बेसिकली भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे। एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे। बेदारा के युद्ध में क्या किया इन लोगों ने? तो डचों को पराजित किया। डचों को पराजित किया। वांडियावास के युद्ध में क्या किया? तो फ्रांसीसियों को पराजित किया। पानीपत के युद्ध में बेचारे मराठे बुरी तरीके से हारे। और बक्सर के युद्ध में नवाब सिराज, अवध का नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। और इसका परिणाम क्या निकला कि अब यह जो अंग्रेज थे एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हुए। और इसके बाद तो अंग्रेज अब क्या हो गए? तो अब अंग्रेज भारत का स्वामी बन बैठे। अंग्रेज भारत का स्वामी बन बैठे। आ रही बात समझ में? तो पलासी के युद्ध में जहां इन लोगों की एक राजनीतिक शक्ति के रूप में ये लोग सिर्फ एक सामने आए थे, 1757 में पलासी के युद्ध के माध्यम से अंग्रेज एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे थे। वो 1764 के बक्सर के युद्ध के माध्यम से एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। इसी को विद्वानों ने कहा कि पलासी के निर्णय को बक्सर ने अपनी मुहर लगाई। आ रही बात समझ में? और अब अंग्रेज भारत का स्वामी बन बैठे, विधाता बन बैठे, और हम उनके गुलाम बन बैठे।